सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से निबंधों को लिखा जाता है, निबंध लेखन का कार्य किया जाता है। पाठ 20 निबंध लेखन। निबंध विचारों का एक सवारा गया रूप है। तो निबंध हम किसे कहते हैं? जब हम अपने मन में उठने वाले भावों को, विचारों को एक सुंदर सा व्यवस्थित सा रूप प्रदान कर देते हैं, तो वही निबंध कहलाता है। किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप में प्रकट करना निबंध कहलाता है। कोई भी विषय हो, विषय कुछ भी हो सकता है, किसी पशु से संबंधित हो सकता है, पक्षी से संबंधित हो सकता है, हमारे रोजाना व्यवहार में आने वाली चीजों से संबंधित हो सकता है। तो उस चीज के विषय में, उस वस्तु के विषय में, उस व्यक्ति के विषय में, प्राणी के विषय में हमारे मन में जो भाव उठते हैं, जो विचार आते हैं, जब हम उसको एक क्रमबद्ध रूप, व्यवस्थित रूप, प्रभावशाली रूप प्रदान कर देते हैं, तो वही निबंध कहलाता है। यानी कि उसको हम बहुत सुंदर तरीके से जब प्रस्तुत कर देते हैं उसके बारे में, कोई भी अपने मन की बातों को, तो यही कला निबंध कहलाती है, निबंध लेखन कहलाती है। निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम निबंध लिखने शुरू करें, निबंध लिखे, तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है बच्चों। क्या क्या है वो बातें जान लेते हैं। जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं, उस विषय की आपको जानकारी हो। जो भी विषय आपको दिया गया है लिखने के लिए, सबसे पहले हमें उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, हमें उस विषय के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज के बारे में बता पाएंगे। अगर हमें जानकारी ही नहीं है तो हम क्या ही लिखेंगे। निबंध में क्रमबद्धता हो। ऐसा ना हो कि पहले लिखी जाने वाली बात बाद में लिखी जाए और विचार अस्पष्ट हो जाए। तो जब भी हम निबंध लिखने जाएं, तो हमें अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ये ना हो कि जो बात हमें बाद में बतानी चाहिए वो हम पहले ही बता दें, और जो बातें हमें पहले बतानी चाहिए वो हम बता ही ना पाए, या फिर अंत में जाकर बताएं। जैसे अगर हम गाय का निबंध लिख रहे हैं, गाय के बारे में निबंध लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि गाय एक पालतू जानवर है, उसका रंग ऐसा होता है। ये नहीं कि हम पहले बता दें कि वो दूध देती है, तो ये गलत हो जाए। तो क्रमबद्धता होनी जरूरी है। अब निबंध की भाषा सरल व सुबोध हो। भाषा हमारी बहुत सरल होनी चाहिए कि जो हमारे पाठक हैं, जो उस निबंध को पढ़ने वाले हैं, उसको वो आसानी से समझ में आ जाए कि हमने क्या लिखा है। अनावश्यक रूप से बातें दोहराई ना गई हो, किसी भी बात को हम बार बार ना बताएं। वाक्य रचना स्पष्ट तथा वर्तनी शुद्ध हो। जो भी हम वाक्य बना रहे हैं उनमें की जो रचना हम वाक्यों की करें वो एकदम स्पष्ट हो। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर कर्ता आना है, कहाँ पर कर्म आना है और कहाँ पर क्रिया आनी है। उसमें जो वाक्य जब भी हम बनाते हैं तो इसमें क्रमबद्धता होनी जरूरी है। तो और साथ ही साथ जो हम वर्तनी, यानी कि जो अपने शब्द लिखे हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो। कि वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो निबंध रचना हेतु आवश्यक बातें, क्या क्या हमने बातें भी पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? एक तो क्रमबद्धता, सरल व सुबोध भाषा, यानी कि सबको जो समझ में आ जाए, विषय से संबंधित विचार और शुद्ध वर्तनी। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। अब हम कुछ निबंध पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें निबंध किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो निबंध है, मेरा देश भारतवर्ष। भारतवर्ष के बारे में, हमारे देश के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे देश का नाम भारतवर्ष है। इसे हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से भी पुकारा जाता है। भारतवर्ष संसार के महान देशों में गिना जाता है। इसका नाम महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़। हम भारतवर्ष के निवासी हैं और वे सभी भारतीय कहलाते हैं। वे सभी यहाँ पे आ जाएगा, वे सभी की जगह और हम सभी, वे सभी नहीं, हम सभी भारतीय कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एकदम सरल भाषा का प्रयोग हम अपने निबंध में कर रहे हैं और वाक्य एकदम स्पष्ट है और बहुत ही सरल सरल वाक्यों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आपको बच्चों लिखने का अभ्यास करना है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसमें कश्मीर जैसा ठंडा पहाड़ी प्रदेश और राजस्थान जैसा गर्म प्रदेश भी है। संसार में केवल यही देश ऐसा है जहां 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारतवर्ष को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश की उपजाऊ धरती अन्न के रूप में सोना उगलती
आ रही है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों ने इसे अत्यंत उपजाऊ बना दिया है। तो हम सारी चीजें बता रहे हैं भारत के बारे में और बहुत ही सरल वाक्यों के द्वारा। सदा से भारतवर्ष की पावन भूमि पर अवतारी पुरुषों ने आकर अवतार लिया। यहाँ अनेक समाज सुधारकों ने जन्म लिया। भारत को जगत गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। भारतवर्ष अनेक प्रदेशों में बटा हुआ है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, परंतु अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी राष्ट्रीयता हमें एक सूत्र में बांधे रखती है। हमें अपने देश के गौरव को और अधिक ऊंचा उठाना है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो हमने भारत देश के बारे में जो भारत देश की विशेषताएं थी वो सभी बताई और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया। अब अगला हमारा जो निबंध है बच्चों वो है मेरी दिनचर्या, यानी कि आप अपने रोजाना के जीवन में जो कार्य करते हो उनके बारे में बताएंगे। किस प्रकार से बताएंगे? जैसे मेरा नाम हिमांशु है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। दिन भर मुझे अनेक कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को मुझे सदैव नियमित समय पर पूरा करना होता है, अन्यथा दिनचर्या में कोई ना कोई कार्य छूट जाने पर भय बना रहता है। मैं प्रातः 5 बजे सोकर उठता हूँ। मन ही मन ईश्वर का स्मरण कर बिस्तर त्यागता हूँ तथा शौचादि से निवृत्त होकर प्रातःकालीन भ्रमण पर निकट के पार्क में चला जाता हूँ। लौटकर स्नान करने के पश्चात प्रभु के आगे शीश नवाता हूँ और हल्का नाश्ता लेकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो जो रोजाना हम कार्य करते हैं वो इसमें बताया गया है, सरल भाषा का प्रयोग है और शुद्ध बरतने का ध्यान रखा गया है। गर्मियों में स्कूल का समय प्रातः 7:30 व सर्दियों में 9:30 बजे का होता है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के विषयों के अनुसार 8 घंटे होते हैं। चौथे घंटे के बाद मध्यावकाश होता है। मध्यावकाश यानी कि आपका जो इंटरवल होता है उसको कहा गया है। इस समय हम सभी सहपाठी घर से लाया टिफिन खोलकर बैठ जाते हैं और मिल बांटकर भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन करने के बाद थोड़ा खेलते हैं। समय मिलने पर मैं पुस्तकालय में जाकर कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। विद्यालय से घर लौटकर हल्का नाश्ता करके मैं खेलने चला जाता हूँ। शाम को घर आकर भोजन करता हूँ और पढ़ने बैठ जाता हूँ। रात्रि 10 बजे एक गिलास दूध पीकर मैं सो जाता हूँ। रविवार तथा विद्यालय की अन्य छुट्टियों में मैं अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करता हूँ, अन्यथा नहीं। मेरी व्यवस्थित दिनचर्या के कारण ही मेरा स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। तो अपने पूरा जो रूटीन है रोज का वो बताया है इसमें कि किस प्रकार से वो बच्चा किस प्रकार से अपने सभी कार्य को पूर्ण करता है। तो अगर दिनचर्या के बारे में लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि क्रमबद्धता। सबसे पहले उसने सुबह का बताया, फिर दोपहरी के बारे में बताया, फिर रात का बताया। तो ऐसे ही आप निबंध में क्रमबद्धता का ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा निबंध गाय। गाय एक पालतू पशु है। यह मनुष्य के लिए बड़ा लाभदायक पशु है। हमारे देश में गाय का बहुत महत्व है। गाय के 4 थन, 2 सींग और एक पूंछ होती है। गाय कई रंगों में पाई जाती है। यह प्राय संसार के सभी भागों में पाई जाती है। गाय का भोजन घास है। अधिक दूध पाने के लिए लोग इसे खली, चोकर, दाना आदि भी खिलाते हैं। गाय का स्वभाव सरल होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मनुष्य को गाय से बहुत लाभ है। वह दूध देती है। दूध एक संपूर्ण एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार है। दूध से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। रोगी व बच्चों के लिए गाय का दूध औषधि के समान होता है। गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी होता है। इसके गोबर की खाद खेतों के लिए लाभदायक होती है। हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व भी है। हिंदू जन गाय को गौ माता कहकर पूजते हैं। तो हमने गाय के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से अगर हमें किसी पशु के बारे में निबंध लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे।
अब आता है रंगों का त्योहार होली। हमारा अगला निबंध है कि अगर हमें किसी उत्सव के बारे में, किसी त्योहार के बारे में निबंध लिखना हो तो किस प्रकार से शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो भी त्योहार है वो किस प्रकार के धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह आनंद और उमंग से भरा होता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। होली का पर्व फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ये बताएंगे कि किस समय पर मनाया जाता है। ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, इस संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है। प्राचीन समय में हिरण्य कश्यप नामक एक दैत्य राज था। और फिर हम ये भी बता देंगे उस बच्चों उस निबंध में कि क्यों मनाया जा रहा है ये त्योहार, इसके पीछे क्या कहानी छुपी है। वह स्वयं को भगवान से भी बड़ा मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद बहुत बड़ा ईश्वर भक्त था। हिरण्य कश्यप को यह सहन न हुआ। उसने प्रहलाद को मार डालना चाहा। इसमें कई बार असफल होने पर उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठ जाए। क्या मारने के लिए उसने किसको बुलाया? अपनी बहन को बुलाया। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। इसमें होलिका बच जाती और प्रहलाद जलकर मर जाता। उसने ऐसा ही किया, परंतु प्रहलाद सकुशल जीवित बच गया और होलिका जलकर मर गई। तब से असत्य पर सत्य की विजय के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। तो कहानी बता दी कि त्योहार क्यों मनाया जाता है। अब बताएंगे कि कैसे मनाते हैं उस त्योहार को। रात्रि में होली जलाई जाती है तथा अगले दिन फाग रंग खेला जाता है। फाग में रंग, गुलाल, अबीर और चंदन से होली खेली जाती है। लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते मिलते हैं। यह क्रम प्रातः से दोपहर तक चलता रहता है। इस अवसर पर घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तथा रंग और पकवानों का आनंद लेते हैं। अंत में हमने बता दिया कि किस प्रकार से हम त्योहार को मनाते हैं। तो अगर आपको किसी भी त्योहार पर, उत्सव पर, पर्व पर निबंध लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। अब हमने सारे निबंधों को बच्चों अच्छी प्रकार से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या पढ़ा, क्या सीखा से। तो यहाँ पर कुछ दिए गए विषयों पर निबंध लिखो। तो यहाँ पर बच्चों कुछ विषय दिए गए हैं, उन पर आपको निबंध लिखने और कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। एक बार मैं विषय पढ़ देती हूँ। स्वास्थ्य ही धन है, आदर्श विद्यार्थी, राष्ट्रीय पक्षी मोर और स्वच्छता। ये कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना निबंध के बारे में कि निबंध क्या होते हैं और किस प्रकार से हम निबंध लेखन का कार्य करेंगे। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे निबंध लिखने का तो आप भी अच्छा निबंध लेखन सीख जाएंगे। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और निबंध लेखन का कार्य करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।